मैं अतुल चौरसिया। कहीं कहीं बारिश हुई थी, धरती ठंडी हो रही थी, लिहाजा धृतराष्ट्र मन ही मन खुश थे, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे थे। दरबार के प्रोटोकॉल का तकाजा था, लेकिन खुशी भी कहाँ छुपती है। कान में इतर मजमुआ का फाहा खोस कर दरबार में आए थे। इत्र की मादक सुगंध ने दरबारियों में चुगली कर रखी थी कि आज महाराज बेहतर मिजाज में हैं। गलचौर के मूड में बैठे धृतराष्ट्र को शिद्दत से डंकापति की याद आई। उन्होंने संजय से पूछा, डंकापति इन दिनों क्या कर रहे हैं? संजय के अंदर एक डर था कि महाराज तो अच्छे मिजाज में हैं, लेकिन खबरें अच्छी नहीं हैं, कहीं वो बिदक न जाएं। यह सोचकर संजय ने बातों की जलेबी छानते हुए कहा, महाराज डंकापति इन दिनों चौतरफा लोकतंत्र स्थापित करने में मशगूल हैं। 7 समंदर पार के राष्ट्राध्यक्षों से एक सम्मेलन में उन्होंने चौड़े से दावा किया कि लोकतंत्र और विचारों की आज़ादी तो उनके खून में शामिल है। G7 में खुले समाज पर अग्रणी वक्ता के तौर पर संबोधित करते हुए खुशी हुई। लोकतंत्र और स्वतंत्रता भारत के सभ्यतागत लोकाचार का हिस्सा है और भारत के समाज की जीवंतता और विविधता में इनकी अभिव्यक्ति होती है। यह सुनकर धृतराष्ट्र का दिल डंकापति पर आ गया। उन्होंने मन ही मन डंकापति को बधाई भेजी। तभी संजय बोल पड़े, ये तो कुछ भी नहीं महाराज, डंकापति तो देश के भीतर लोकतंत्र का मान बढ़ाने के लिए कमर में फेंटा बांध कर घूम रहे हैं। जो दिखा उसी के ऊपर लोकतंत्र की बधाई का ढेला खींच कर मार देते हैं। अचानक से धृतराष्ट्र का मन अनजान आशंका से भर उठा। तभी संजय ने वज्रपात कर दिया। एक बार फिर से डंकापति ने योगीराज को लोकतंत्र की मर्यादा स्थापित करने की बधाई दी है। धृतराष्ट्र मर्यादा में अटक गए। उन्होंने पूछा, किस मर्यादा की बात कर रहे हो संजय? संजय ने कहा, एक हो तो बताऊं महाराज, यहाँ तो भांति भांति की मर्यादाएं स्थापित की गई, या कहें कि भंग कर दी गई। आपकी आज्ञा हो तो एक एक कर सुनाऊं, लेकिन उससे पहले माफी की शर्त रहेगी। धृतराष्ट्र ने इशारे में आज्ञा दी। पूरी तरह मुतमईन होकर संजय ने मर्यादा भंग की पहली कहानी सुनाई। संजय ने कहा, पूरे जम्बूद्वीप में चर्चा है कि एक बार आपके दरबार में स्त्री का चीरहरण हुआ था, दूसरी बार डंकापति के राज में। धृतराष्ट्र इस अकस्मात ब्यौरे से बगले झांकने लगे। उन्होंने बात को रफा दफा करने की नीयत से कहा, पूरी बात तो बताओ। तब संजय ने आगे का हाल सुनाना शुरू किया। दरअसल महाराज योगी जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव आयोजित किया था। सब कुछ उसी तर्ज पर हुआ। वही लात जूते चले, वही बम बारूद चला, वही अपहरण धरपकड़ हुई, वही पुलिस मिलिशिया बनी। अब आप ही बताइए, लोकतंत्र की इस स्थापना की बधाई तो बनती ही है। धृतराष्ट्र ने प्रश्नवाचक अंदाज में कहा, अच्छा? संजय समझ गए कि अब आगे की कहानी सुनानी है। उन्होंने कहा, इन सब के अलावा 2 और घटनाएं भी हुई। पहला तो ये कि अब डंकापति के अधिकारियों ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया है। 7 सालों से इस मामले में बहुत धीमी प्रगति हुई थी। अचानक से योगीराज ने इस प्रक्रिया को एक्सेलरेट कर दिया है। संजय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दूसरी कहानी ये है महाराज कि अब डंकापति के शागिर्दों ने अधिकारियों को भी लपड़ियाना शुरू कर दिया है। मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सब, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। विमल भी है था। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। संजय ने बात आगे बढ़ाई, इतने लोकतांत्रिक माहौल में हुए चुनावों की बधाई डंकापति योगीराज को क्यों न दें? इतर मजमुआ की भीनी भीनी महक महाराज को तर किए जा रही थी, लेकिन संजय की कहानी उनका मिजाज बिगाड़ रही थी। उन्होंने कहा, संजय इस मसले को जल्दी से निपटाओ, कुछ और जरूरी बातें करनी हैं। संजय ने हुक्म उदूली करते हुए बस इतना कहा, उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में हिंसा हुई। इसके बाद उन्होंने तेज गति के समाचारों का बुलेटिन चालू कर दिया।
इटावा में सिटी एसपी प्रशांत कुमार को बीजेपी विधायक ने मारा चाटा। बाराबंकी में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक भिड़े, 6 लोग घायल। सीतापुर में भाजपा समर्थकों की गाड़ी से असला, लाठी डंडे और ज्वलनशील पदार्थ बरामद। अयोध्या में बीजेपी के लोगों ने पुलिस के सामने युवक की पिटाई की। फिरोजाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी संजीव यादव की गाड़ी से राइफल और पिस्टल बरामद। हमीरपुर में सपा क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर भाजपा नेताओं का हमला, पुलिस मूकदर्शक बनी रही। उन्नाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की खुली गुंडई जारी, बीटीसी सदस्यों को दौड़ा कर पीटा, पत्रकार पर हमला। लखीमपुर में भाजपा समर्थकों ने सपा प्रत्याशी रितु सिंह का नामांकन नहीं होने दिया। रितु सिंह और उनकी प्रस्तावक अनीता की साड़ी खींची गई। बहराइच में महिला बीटीसी के अपहरण की कोशिश, विरोध करने पर जेठ की पीट कर हत्या। एटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी गुड्डो देवी का नामांकन पर्चा छीन लिया। बुलेटिन खत्म होते ही धृतराष्ट्र ने पूछा, डंकापति के शागिर्दों के क्या हाल? संजय को कुछ याद आ गया। उन्होंने छूटते ही कहा, डंकापति ने अपने दरबार में एक सिरे से कतरब्योंत कर दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन को बोल दिया कि उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल अब मटर छीलने के लिए होगा। धृतराष्ट्र भरपूर मात्रा में हैरान होते हुए बोले, इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई ही नहीं। संजय ने कहा, बस बताने ही वाला था। धृतराष्ट्र तसल्ली बख्श तरीके से इस घटना की तह में घुसना चाहते थे। संजय ने उनकी मंशा जानते हुए बात को आगे बढ़ाया। डंकापति ने अपने पुराने नवरत्नों में काट छांट की है, दरबार को नए नवरत्नों से भर दिया है। रवि का सूरज डूब गया, प्रकाश की रोशनी चली गई, हर्ष की खुशी जाती रही। धृतराष्ट्र ने टोका, इसकी नौबत ही क्यों आई? संजय ने कहा, यह तो डंकापति की लीला है महाराज, लीला को कौन समझ सकता है। भोगा बसंतों की समझ में बस इतना आया कि यह जात पात का मामला है। उसमें 27 पिछड़े वर्ग से आते हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण अच्छी तरह से दुरुस्त करना चाहती है। देखिए, इस बार जो प्रारूप होगा उसका पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर है कि मंत्रिमंडल का जो स्वरूप दिखे वो पिछड़ी, पीड़ित, शोषित वर्ग का दिखे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का दिखे, पिछड़े वर्ग का दिखे। और इसलिए बड़ी जानकारी जो अभी हमारे पास आई है वो ये है कि आज के विस्तार के बाद जो मोदी मंत्रिमंडल होगा उसमें 12 अनुसूचित जाति के मंत्री हो जाएंगे। धृतराष्ट्र को यह बात जची नहीं। उन्होंने कहा, यह तो कुछ वाजिब वजह न हुई इतने भारी रद्दोबदल की। संजय ने धृतराष्ट्र से इत्तफाक रखते हुए अपनी बात आगे जारी रखने की नवाजिश चाही। धृतराष्ट्र ने पूछा, तो इन नए नवरत्नों में क्या खासियतें हैं? संजय बोले, डंकापति ने अपने दरबार में एक से बढ़कर एक रत्न शामिल किए हैं। इसमें भारी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका सिक्का जराइम की दुनिया में भी चलता है। अब यही लोग सियासत की दुनिया में भी अपना सिक्का चलाएंगे। जानकार कहते हैं कि डंकापति के 78 नवरत्नों में से 33 के ऊपर घोषित आपराधिक मामले हैं, यानी 42% दरबारियों का जराइम की दुनिया से ताल्लुक रहा है। लेकिन यहाँ पर चौंकना नहीं है, चौंकना इसके आगे वाली बात पर है। इनमें से 24 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मामले हैं, मसलन हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। यह सुनकर धृतराष्ट्र चैतन्य हो गए। उन्होंने माथे पर बल डालकर कहा, डकैत भी? धृतराष्ट्र ने यह बात इस तरह से कही मानो हत्या और हत्या के प्रयास डकैती के मुकाबले बहुत छोटे अपराध हैं। संजय ने कहा, जी महाराज, इस लिस्ट में नामजद दरबारियों में डंकापति के खासुल खास शाह आलम भी हैं, जिनके नाम पर 4 मामले दर्ज हैं। डंकापति के नए नवरत्न एक से बढ़कर एक हैं। डंकापति ने करोड़पतियों का क्लब बनाया है। धृतराष्ट्र के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो शून्य में ताक रहे थे। संजय ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अब हिंदुस्तान में न गरीब रहे न गरीबी। 78 नवरत्नों में 70 करोड़पति बिठाए हैं डंकापति ने, यानी 90% करोड़पति। धृतराष्ट्र बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। भूखे नंगे डंकापति के दरबार में बैठकर करेंगे भी क्या? तुम्हारी क्या राय है? संजय ने कहा, अति उत्तम महाराज। कितना खूबसूरत नजारा हो कि लकड़बग्घों की सभा में बकरियों के कल्याण की योजना बने। धृतराष्ट्र इस फलसफानी अंदाज से थोड़ा हिले, लेकिन संजय ने अपनी बात जारी रखी। एक वक्त था जब डंकापति कहते थे, रोजगार देंगे कैसे, और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। संजय ने कहा, यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो बात पार्लियामेंट में कही जाए उस पर अमल भी किया जाए। ताज़ा कतरब्योंत के बाद डंकापति ने 7 पूर्व नौकरशाहों को जगह दी है।
विदेश मंत्री, रेल मंत्री समेत तमाम मंत्रालय चलाने के लिए डंकापति को अब बाबुओं का सहारा है। लेकिन बाबुओं की भीड़ से देश की सेहत सुधर जाएगी, ऐसा कहना मुश्किल है। संजय बोले जा रहे थे, धृतराष्ट्र सुने जा रहे थे। देश की सेहत बहुत खराब हो चुकी है। इसके लक्षण डंकापति के मंत्रिमंडल की खराब सेहत से झलक रही है। देश की लगभग 50% आबादी यानी महिलाओं को सिर्फ 14% मौका दिया है डंकापति ने। इसी तरह 14% मुसलमान आबादी से सिर्फ एक नुमाइंदा है डंकापति के दरबार में। यह खुले आसमान में खोए खोए चांद सा मामला है, इसलिए हमने इसका प्रतिशत निकालने की मेहनत भी नहीं की। विविधता, विचार और लोकतंत्र के सम्मान का जो दावा डंकापति ने 7 समंदर पार के राष्ट्राध्यक्षों से किया था, वह उनके मंत्रिमंडल में भी नहीं दिखता। देश को तो छोड़ ही दीजिए महाराज, धृतराष्ट्र लगभग चट चुके थे। डंकापति को कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दरबार का लिहाज कर गुस्सा पी गए और अंतःपुर को लौट गए। इस हफ्ते धृतराष्ट्र संजय संवाद में बस इतना ही। बीते हफ्ते खबरिया चैनलों के संसार में 2 शर्माओं ने काफी लंबी लंबी फेंकी, इतनी लंबी कि लपेटना मुश्किल हो गया। सबसे पहले बात इंडिया टीवी वाले शर्मा जी की। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और संघ समर्पित शर्मा जी ने संघ की तमाम शिक्षाओं को भुला दिया। जहां कथित तौर पर जाति के बारे में बात ही नहीं होती, तो मोदी जी ने मंत्रिमंडल का रद्दोबदल किया। उससे पहले ही शर्मा जी का चैनल मोदी जी के स्तुति गान में लीन हो गया। मसलन अलग अलग लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटी छोटी जातियां भी होती हैं। अलग अलग जातियों के बारे में, छोटे लोगों के बारे में, छोटे लोगों के बारे में, छोटे लोगों के बारे में, छोटी जातियों के बारे में जानकारी हासिल की। कहने का मतलब ये कि शर्मा जी ने अपने चैनल पर जातियों की जनसभा आयोजित कर डाली। शर्मा जी को अच्छे से पता है कि संविधान भले ही हर नागरिक को बराबरी का दर्जा दे, सबको एक समान अधिकार दे, लेकिन कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ जातियां छोटी होती हैं, और शर्मा जी इसमें गहरी श्रद्धा रखते हैं। दलित नेता हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, दलित नेता हैं, जाति से कोयरी हैं, जाति से पासी हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, जाति से कुर्मी हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी हैं, कुर्मी हैं, ओबीसी हैं, बघेल दलित हैं, धनकर जाति से हैं, जाति से। इंडिया टीवी वाले शर्मा जी के बाद अब एनडीटीवी वाले शर्मा जी। इन्होंने एनडीटीवी पर एक पंचायत आयोजित की और वहीं से ऐलान किया कि मोदी जी के मंत्रिमंडल को सिर्फ मंत्रिमंडल मत समझना यारों, यह मंडल 2 की वापसी है। मंडल दौर की वापसी, इसमें माना जा रहा है कि यह मंडल दौर की एक तरह से वापसी है। मंडल की वापसी सरकार एक बार फिर से करे। आपको क्या लगता है कि क्या ये मंडल युग की वापसी है? अव्वल तो यह समझना मुश्किल है कि मंडल 1 गया ही कब था, जो मंडल 2 की वापसी की नौबत आई। शायद शर्मा जी के दिमाग में यह बात रही हो कि मोदी जी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को बेकाम तो कर ही दिया है, ले देकर वह संविधान और कानून की किताबों में रह गया है, तो मंडल 2 कहने में क्या हर्ज है। और मैं एनडीटीवी वाले शर्मा जी की सोच से इत्तेफाक रखता हूं। लगे हाथ एक बात और जान लीजिए, शर्मा जी की पंचायत में मंडल 2 की वापसी और पिछड़ों की मसीहाई मोदी जी के हवाले करने के लिए जो सभा जुटी, उसमें सर्वश्री बद्री नारायण तिवारी, विनोद अग्निहोत्री, गीता भट्ट और ब्रजेश शुक्ला मौजूद थे। और पीछे से शर्मा जी एनडीटीवी वाले तो थे ही। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही बद्री नारायण जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी की सीख बस इतनी सी है कि लकड़बग्घों की सभा में बकरियों के कल्याण की चर्चा जमकर की गई। बकरियां तो वैसे भी ठहरी बेजुबान निरीह बकरियां, उन्हें लिखने पढ़ने विचारने अपनी बात रखने का अधिकार कहाँ है। महिलाओं के हित की बात भी यही करेंगे, दलितों पिछड़ों के हित की बात भी यही करेंगे, और अपनी बात तो ये कर ही रहे हैं। लगे हाथ एक और धूर्तता के ऊपर नजर डाल लेते हैं। खबरिया चैनलों का संसार ऐसे धूर्तताओं से पटा पड़ा है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव हुए, जमकर हिंसा, गड़बड़ी और बेईमानी की खबरें आई। शाम ढलते ढलते एबीपी न्यूज पर रूबिका लियाकत ने एक पंचायत आयोजित कर डाली। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसमें हिस्सा लेने वाले प्रवक्ताओं और वक्ताओं को देखिए, और साथ ही इनके नाम और पदनाम भी याद रखिए। आपने ध्यान दिया कि इस बहस में भाजपा का प्रवक्ता गायब है, जबकि यह पूरी बहस भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा पर थी।
भाजपा और राज्य सरकार की जवाबदेही थी, लेकिन रूबिका ने बिना बीजेपी प्रवक्ता के ही पूरी बहस करने का चमत्कार कर दिखाया। जिस पर आरोप थे, जिसे जवाब देना था, वही लापता। यह पहली बेईमानी थी। दूसरी बेईमानी के लिए आप एक बार फिर से यह वीडियो देखिए। और मैं बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी लेकिन, परंतु, किंतु के मैं कहता हूं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आप लोगों ने खबर दिखाई उसमें कार्रवाई हुई है। और मुझे लगता है सभी पार्टियों को चुनावी हिंसा में होने वाली, चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा का इसी तरीके से एक मुश्त एक साथ आकर के करना चाहिए। इस बहस में भाजपा का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन अवनिजेश अवस्थी के रूप में भाजपा प्रवक्ता नुमा एक व्यक्ति जरूर मौजूद था। इस व्यक्ति का पदनाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। अब यहाँ थोड़ी देर ठहरिए और न्यूज़ उपभोक्ता होने के नाते रूबिका लियाकत और एबीपी न्यूज़ से यह सवाल पूछिए कि यह आदमी किस अधिकार से भाजपा की तरफ से जवाब दे रहा है। बतौर डीयू प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के चुनावों में हुई हिंसा पर उसकी क्या विशेषज्ञता थी, या इस मसले पर उसकी राय क्यों ली जानी चाहिए। जाहिर है न तो आप ये सवाल पूछ पाएंगे और न ही इसका जवाब मिलेगा। यह धूर्तता खबरिया चैनलों की सत्ताधारी दल के साथ मिली भगत का नतीजा है। दोनों आपस में इस कदर मिल चुके हैं जैसे आटे में रेत। जहां सत्ताधारी दल फंसा होता है, वहां ये चालाकी से उसकी जवाबदेही को गोल कर जाते हैं। एक बात हम बार बार आपसे कहते हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं, इस समस्या का इलाज आपको बनना है। न्यूज़ लॉन्ड्री या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म जो आपके सब्सक्रिप्शन से चलें, वही सत्ताधारी दलों के दबाव से आज़ाद होकर पत्रकारिता कर सकते हैं। आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन एक आज़ाद मीडिया की बुनियाद बन सकता है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं